नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की एवं उसके क्षेत्राधिकारों की। ठीक, और इस वीडियो में बात करेंगे हम न्यायिक समीक्षा की। तो भैया न्यायिक समीक्षा होती क्या है? न्यायिक समीक्षा होती है कि भैया जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको जो सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनकी समीक्षा करना, उनको अवैध या वैध ठहराना। ठीक, तो उसको मोटे शब्दों में न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। ठीक, इसका प्रतिपादन पहली बार मारबरी बनाम मेडिसिन 1803 के जटिल मुद्दों में हुआ, जॉन मार्शल द्वारा, जो कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, तो आपसे हो सकता है कि भैया क्वेश्चन आ जाए कि भैया जो न्यायिक समीक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी अमेरिका से। उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश थे आपके जॉन मार्शल। ठीक, अब बात करते हैं भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। ठीक, और तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। ठीक, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही इसे हटाया जा सकता है। और ढांचे, मूलभूत ढांचा क्या है? मूलभूत ढांचा ये है कि भैया जो संविधान में ओरिजिनली लिखा गया है आप उसको कम नहीं कर सकते। ठीक, आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम नहीं कर सकते, मूलभूत ढांचे को तोड़ नहीं सकते। बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के अर्थ की। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है। कि भैया जैसे मान लो कल को उठ के मोदी जी ने कोई नियम बना दिया, ठीक, तो क्या है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो उस नियम की या उस कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ठीक, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगी। परीक्षण के उपरांत यदि पाया गया कि उसमें संविधान का उल्लंघन होता है तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। ठीक, मान लो कल को कोई मोदी जी ने कानून बना दिया, अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? भैया उसकी जांच करेगा कि ये अवैध तो नहीं है, असंवैधानिक तो नहीं है। ठीक, तो जैसे उनने परीक्षण किया, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय के परीक्षण के बाद यदि उसमें संविधान का उल्लंघन होता है, उस कानून में संविधान का उल्लंघन होता है, तो उसे अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। फिर सरकार उसे लागू नहीं कर सकती। बात करते हैं न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा। दूसरा, संसद और एक विधायिकाओं द्वारा पारित कानूनों एवं अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा। तीसरा, संघ तथा राज्य एवं राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया है, जैसे गोलकनाथ मामला 1967, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970, प्रीवियर्स उन्मूलन मामला 1971, केशवानंद भारती मामला 1973 और मिनर्वा मिल्स मामला 1980, और भी मामले बहुत सारे हैं। ठीक, अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के महत्व की। न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित कारणों से
जरूरी है। कैसे? पहला, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। मान लो कल को कोई नेता आए और संविधान को ऐसे संशोधित करे जैसे उसे अपने हिसाब से चलाने के लिए संशोधित करे, तो भैया बात कहाँ पहुंचेगी? बात पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। यदि वो संविधान के खिलाफ लगा तो उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित कर देगा। इससे क्या होगा? संविधान की जो सर्वोच्चता है वो बनी रहेगी। ठीक। दूसरा, संघीय संतुलन के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच संतुलन बना रहे। ठीक, वो आपस में लड़े नहीं। तीसरा, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। मान लीजिए कल को किसी सरकार ने ऐसा कुछ नियम बना दिया जिससे नागरिकों की मूल जो अधिकार है उसका हनन होता है, तो भैया नागरिक कहाँ जाएगा? नागरिक जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट में। बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की। हालांकि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तब भी कुछ अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे पहला, अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों की संगति में रहे हैं या उनका अपकर्ष करते हैं, भैया अपकर्ष यानी होता है उनको कम करना, या उनको कम करते हैं तो निरस्त माने जाएंगे। दूसरा, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक। तीसरा, अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य तथा अंतर्राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। बात करते हैं चौथे की। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। पांचवा, अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक। छठवा, 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। बात करते हैं सातवें की। अनुच्छेद 134 ए उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। ठीक। आठवां, अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 135। नौवां, अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से अपील के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है, सैन्य न्यायाधिकरण एवं कोर्ट मार्शल को छोड़कर। ठीक। 10वां, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर अथवा किसी संविधान पूर्व के वैधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। ठीक। 11वां, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 से प्राप्त होती है। बात करते हैं 12वें की। अनुच्छेद 227 सर्वोच्च न्यायालयों को अपने अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है, सैन्य अदालतों एवं न्यायाधिकारों को छोड़कर। ठीक। बात करते हैं 13वें की। अनुच्छेद 245 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। अनुच्छेद 245। और बात करते हैं 14वें की। अनुच्छेद 246
संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है, अर्थात संघ, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। बात करते हैं 15वें की अनुच्छेद 251 एवं 254। केंद्रीय कानून एवं राज्य कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में यह प्रावधान करता है कि भैया केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बना रहेगा और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। ठीक, यदि दोनों ने कानून बनाए हैं तो केंद्रीय कानून जो है वो सबसे ऊपर रहेगा और राज्य कानून जो होगा वो निरस्त। बात करते हैं 16वें और आखिरी प्रावधान की, अनुच्छेद 372 संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता से संबंधित है। अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के विषय क्षेत्र की। किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिकीय आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। यदि सरकार द्वारा कोई कानून लाया जाता है तो उसे सिर्फ 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। दूसरा, यह उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है, मतलब ये उस अधिकारी के द्वारा बनाया गया है जिसे उसका कोई ज्ञान भी नहीं है। तीसरा, यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, मतलब यह संविधान का उल्लंघन करता हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है, जबकि अमेरिकी संविधान अपने किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा के विषय में कुछ नहीं करता। ऐसा इसलिए कि अमेरिकी संविधान में कानून की समुचित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित पद्धति के ऊपर तरजीह मिलती है, जो कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। चलिए, तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम न्यायिक सक्रियता की, जुडिशियल एक्टिविज्म की। थैंक यू।